अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल अहमद स्किल्स एकेडमी में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर शुरू करेंगे और इंग्लिश ग्रामर जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर के अंदर मैंने अपने लेसन्स को डिवाइड किया हुआ है दो तीन लेक्चर्स में, और डिफरेंट स्लाइड्स का जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा। हर एक लेसन का कलर डिफरेंट होगा दूसरे लेसन के कलर से। मीन्स अगर हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं तो उसके अंदर उस स्लाइड का कलर एक जैसे होगा। अगर हम दूसरे लेसन पे चलते हैं तो फिर उन स्लाइड्स का कलर कोई और होगा। फिर लेसन नंबर 2 जब खत्म हो जाए और लेसन नंबर 3 पे जाते हैं तो लेसन नंबर 3 के अंदर हमारे पास कलर डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से जैसे ही स्लाइड का कलर चेंज हो जाए तो आप समझ लें कि हमारे पास जो है लेसन भी चेंज हो गया, और ऊपर मैंने लिखा भी है साथ साथ आपके पास जो है ना वो कलर चेंज होता रहेगा। तो आइए जो शुरू करते हैं। ग्रामर के अंदर और इंग्लिश वोकेबलरी के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीजें होती है। द फर्स्ट वन इज टू नो अबाउट द बेसिक्स, टू नो अबाउट द ग्रामर, टू नो अबाउट द सेंटेंस, द फ्रेज, द आर्टिकल्स, देन पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इस तरह से टेंसेस के ऊपर और आगे फिर चलते जाएंगे। तो जो स्टार्ट है हमारे पास वो हम शुरू करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर शुरू कैसे होती है। तो आइए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं और अपने लेसन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। लेसन नंबर 1 जो है हमारे पास, उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि हमारे पास इंग्लिश ग्रामर जो है वो शुरू कैसे होता है। अगर आप वोकेबलरी पे गौर कर लें तो सिर्फ इंग्लिश के अंदर नहीं, आपकी किसी भी लैंग्वेज के अंदर अल्फाज का होना जरूरी है, क्योंकि वो अल्फाज, वो अल्फाबेट्स जो इंग्लिश के अंदर है या किसी और लैंग्वेज के अंदर जो अल्फाज है वो इकट्ठे होके एक वर्ड बनाएंगे। फिर वर्ड्स इकट्ठे होके आपके पास सेंटेंस या फ्रेज बनाएंगे। फिर सेंटेंसेस इकट्ठे होके पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ इकट्ठे होके लंबे एसेज और लार्ज आर्टिकल्स बनेंगे। ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास है नंबर फर्स्ट वन इज लेटर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमारे पास क्या चीज है? लेटर। लेटर जो है ये क्या चीज है? वैसे तो लेटर दो तरह के हैं। नंबर 1, लेटर वो है जो इंग्लिश में हम यूज करते हैं खत व किताबत के लिए। ठीक हो गया। खत के लिए जो यूज होता है। एक लेटर जो अल्फाबेट है, जो इंग्लिश अल्फाज है हमारे पास, इंग्लिश रूफ है, उनको हम कहते हैं लेटर्स। अब यहां पे हमारा मकसद क्या होगा? दीज आर द अल्फाबेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जी। ठीक है, मतलब ए बी सी डी ई एंड सो ऑन गोइंग अप टू जी। अब ये हमारे पास क्या चीजें हैं? ये सारे हमारे पास अल्फाबेट्स हैं। ठीक हो गया। अगले पे चलते हैं। लेटर्स हमारे पास डिवाइड किए गए हैं 2 पोर्शंस में। 2 पोर्शंस कौन से हैं? नंबर 1 इज वावेल एंड नंबर 2 इज कॉन्सोनेंट्स। तो लेटर को हम 2 में डिवाइड करते हैं, या वावेल होगा और या कॉन्सोनेंट होगा। वावेल हमारे पास कितने हैं? वावेल हमारे पास ए ई आई ओ एंड यू। इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर या लेटर्स के अंदर ए ई आई ओ एंड यू, इनकी तादाद कितनी हो गई? वी आर हैविंग 5 अल्फाबेट्स। ठीक है, या 5 लेटर्स। Now these letters are basically called as vowels in English language. उसके बाद consonants क्या चीज है? हम अगर शुरू कर ले ए से लेके कहां तक? जी तक। इनमें से हम ए ई आई ओ एंड यू, इन पांचों को निकाल के जो भी अल्फाबेट्स बच जाए, जो भी अल्फाबेट्स इसके अलावा रह जाए, उन अल्फाबेट्स को या उन लेटर्स को हम क्या कहेंगे? उन लेटर्स को हम कहेंगे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, दीज आर द लेटर्स अपार्ट फ्रॉम द अबव आर कॉल्ड एज कॉन्सोनेंट्स। मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करके दे दिया है कि ए टू जी अगर हम लिख लें
और उनमें से ए के ऊपर स्ट्राइक लगा दे, फिर ई के ऊपर लगा दे, फिर आई के ऊपर लगा दे, फिर ओ पे लगा दे, फिर यू पे। इनके अलावा जो अल्फाबेट्स या लेटर्स बच जाते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स के नाम से जानेंगे। ठीक हो गया। अब लेटर्स जो है, लेटर कंबाइन होता है तो इससे क्या बनता है, वर्ड। वर्ड इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेटर्स। ठीक है, हमारे पास दो या टू से ज्यादा लेटर्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, वर्ड। फॉर एग्जाम्पल बॉय, BOY, बॉय, is, 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 play, PLAY, play। Now these are basically words। क्यों वर्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि इसमें एक एक लेटर कंबाइन होता है और एक एक लेटर कंबाइन होके आपको क्या प्रोवाइड करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड प्रोवाइड करता है। और इन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का कोई मकसद होता है। तो ये बजान नहीं होगा कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेटर्स which give some meaning, which give some, इनका कोई मकसद लाजमी होता है। ठीक है, या तो ये प्रेपोजिशन होगा या ऑक्सिलरी वर्ब होगा या कोई वर्ब होगा या प्रोनाउन होगा या कोई भी चीज हो सकती है जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। तो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज वर्ड्स। ठीक है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड may change by adding some words before and after them. These are called prefixes and suffixes। ठीक है, मेरा कहने का मकसद ये है कि किसी लफ्ज को हम अगर ले लें और उससे आगे कोई चीज लगा लें तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स, और अगर उसके आखिर में कोई चीज हम लगा दे, एंड होने के बाद कोई चीज लगा दे तो उसको हम कहते हैं सफिक्स। ठीक है, लेट सपोज एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है हैप्पी। अब हैप्पी का मतलब है खुश। क्या मतलब है, खुश। अब इसकी मीनिंग चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, अगर मैं इस हैप्पी के साथ अनहैप्पी लगा दूं। अब हैप्पी तो मतलब था खुश, अन लग गया बीच में, अनहैप्पी का मतलब हो गया ना खुश। नाउ ऑल टुगेदर मीनिंग इसकी क्या हो गई, अपोजिट बन गई पहले वाले की। पहले खुश था और अभी नाखुश बन गया। अब अगर हैप्पी के बाद में ILY लगा दूं, जैसे कि मैंने इधर आपको एग्जांपल में क्लियर करके लिखा हुआ है, सफिक्स बन जाएगा। तो ये ILY लगाने की वजह से हैप्पी जो खुश जिसका मतलब था उससे बन गया हैप्पीली, और हैप्पीली अभी कहते हैं किससे, खुशी से। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग, हैप्पी खुश, अनहैप्पी नाखुश, और जो हैप्पीली हो गया वो खुशी से। तो तीनों अल्फाज जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि हमने एक ही हैप्पी को यूज करके उसके सामने उसके आगे प्रीफिक्स लगा दिया और आखिर में सफिक्स लगा दिया। तो तीनों वर्ड जो है उनकी मीनिंग्स एक दूसरे से क्या है, चेंज है। इसके बाद हमारा लेसन नंबर 1 खत्म हो गया और हम चलते हैं लेसन नंबर 2 पे। लेसन नंबर 2 पे आने के साथ साथ मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि हमारे पास जो इसका कलर है ये ब्लू हो गया और कलर इसका चेंज हो गया। तो लेसन 2 में हम डिस्कस करेंगे फ्रेज और सेंटेंसेस को। ठीक है, कि व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज सेंटेंस। तो आइए शुरू करते हैं इसको भी। फ्रेज, फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बट हैविंग नो मीनिंग। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स। सबसे पहले मैं दोबारा इधर क्लियर कर लूं आपको, पहले हमने शुरू किया था लेटर। लेटर जब कंबाइन होते हैं तो ये वर्ड बनाता है। अब वर्ड्स जब कंबाइन होते हैं तो ये दो तरह की चीजें बनाते हैं। नंबर 1 ये फ्रेज भी बना सकता है और नंबर 2 ये सेंटेंस भी बना सकता है। ठीक है, अब combination of words but having no meaning, so such type of combination of words in which it is having no meaning and having no sense, कोई भी सेंस इस कॉम्बिनेशन का नहीं होता। having no sense, कोई मकसद नहीं होता, बिला मकसद वर्ड्स को आप कंबाइन कर लेते हैं और कोई मीनिंग आपको प्रोवाइड ना करे,
इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ऑन द रोड, इन द रेन, इन द क्लास। अब ऑन द रोड का क्या मतलब है, रोड के ऊपर, इन द रेन बारिश में, इन द क्लास क्लास में। अब क्लास में कौन है, बारिश में कौन है, रोड के ऊपर क्या चीज है, कौन है, गाड़ी है, लिविंग थिंग है, एनिमल है, कोई चीज नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह की कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, जो कि किसी मकसद का ना हो। ऑन द टेबल, अब टेबल पे क्या चीज है, ऑन द टेबल, इसका कोई मकसद नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। फ्रेज के बाद बारी आती है सेंटेंस की। अब जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो है इट लीड्स टू टू फॉर्मेशन ऑफ टू थिंग्स, वन इज फ्रेज, वन इज सेंटेंस। फ्रेज इज विदाउट एनी सेंस, इट इज हैविंग नो मीनिंग, while the sentence is defined as the combination of words but it give complete sense is and having proper meaning। इसका कोई ना कोई मकसद लाजमी होता है। जब भी आप वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो उसका मतलब बिला मकसद नहीं होता, कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मीनिंग आपको लाजमी प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल द कार इज ऑन द रोड, द बॉय is in the rain, we are in the class, the book is on the table। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो चीजें आ गई, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑन द रोड पिछले वाले फ्रेज के केस में हमने ऑन द रोड पढ़ा, उसके बाद इन द रेन, रेन में ये भी हमने वहां पे डिस्कस कर लिया। इन द क्लास, दीज आर द सेंटेंसेस, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच आर कॉल्ड एज फ्रेज, जो कि पिछले फ्रेज वाले एग्जांपल में हमने डिस्कस कर लिया। अब इन बेमकसद अल्फाज को मीनिंग किसने प्रोवाइड किया, द कार इज, नाउ द कार इज ऑन द रोड। अब इस सेंटेंस का कोई मकसद बन गया कि गाड़ी जो है या मोटर कार जो है वो क्या है, रोड के ऊपर है। द बॉय इज इन द रेन, लड़का बारिश में है या लड़का बारिश में खड़ा है। वी आर इन द क्लास, हम क्लास के अंदर है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज के ऊपर है। अब इन सारे सेंटेंसेस का, इन सारे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का कोई ना कोई मकसद लाजमी है एंड इट प्रोवाइड अस मीनिंग। क्या प्रोवाइड करता है, कोई खास मतलब इसका है, कोई खास मीनिंग प्रोवाइड करता है, कोई का खास मकसद है, कोई खास मानी है। इस तरह के सेंटेंसेस या अल्फाज के मजमूए को हम कहते हैं सेंटेंस। अब इसमें एक बात गौर करें, वो याद रख ले आप कि फ्रेज मे बी द पार्ट ऑफ द सेंटेंस बट सेंटेंस कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ द फ्रेज। ठीक है, फ्रेज जो है ये हमेशा सेंटेंस का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन सेंटेंस जो है वो कभी भी फ्रेज का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस का कोई मतलब है। अगर वो आप फ्रेज के शामिल कर दे तो फ्रेज के अंदर वो शामिल नहीं हो सकता, वो फ्रेज नहीं रहा, वो सेंटेंस बन जाएगा। और जो फ्रेज है, जहां पे हमने ये, मैंने आपको एग्जांपल दे दिए कि फ्रेज को हम सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ ऑल दीज व्हिच आई हैव इनसर्कल्ड, दीज आर फ्रेजेस। और इन फ्रेजेस को हमने कहां पे यूज किया, सेंटेंस के अंदर यूज कर दिया। तो फ्रेज को हमेशा हम सेंटेंस के अंदर तो यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को हम फ्रेज के अंदर यूज नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। सेंटेंस जो है वो डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में, एक होता है उसका सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या चीज है, असलम इज गोइंग टू बाजार। अब यहाँ पे जो चीज, जो बंदा काम करता है, परफॉर्मर है, इसको हम कहते हैं क्या, सब्जेक्ट। नाउ असलम इज सब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस को देख लें, जाहिद इज ईटिंग द मील। नाउ जाहिद इज परफॉर्मर, यहाँ पे ये परफॉर्म करता है, ये काम करता है। जिस बंदे या जिस चीज से काम लिया जाता है, जो काम कर रहा होता है, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, मैं एग्जांपल से क्लियर कर लेता हूं। इन दोनों एग्जांपल्स में इफ यू लुक एट द एग्जांपल, सो असलम एंड जाहिद आर सब्जेक्ट्स, दीज आर कॉल्ड एज परफॉर्मर्स। एंड जो भी हमारे पास किसी सेंटेंस के अंदर नाउन या
प्रोनाउन आ जाए तो दीज आर सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल असलम इज गोइंग टू बाजार, इसके साथ हम ये भी लगा सकते हैं ही विल बी कमिंग लेट। अब अगर ही हम यूज कर दे, ही विल बी कमिंग लेट, तो ही हम कहाँ पे यूज करते हैं, असलम की जगह हम ही यूज कर रहे हैं और ही इसका हो जाएगा प्रोनाउन। जब ही यूज होगा तो ये डिनोट करता है सब्जेक्ट को, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया कि नाउन या प्रोनाउन अगर सेंटेंस के अंदर मौजूद है तो वो हमेशा किसका काम करेंगे, दे ऑल विल एक्ट एज सब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे असलम और जाहिद दोनों सब्जेक्ट है, लेकिन इज गोइंग टू बाजार, इज ईटिंग द मील, ये हमारे पास क्या चीज है, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, अब प्रेडिकेट जो है ये हमारे पास क्या चीजें हैं, प्रेडिकेट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट तो काम करना बताता है कि कौन काम करता है, लेकिन प्रेडिकेट उस सब्जेक्ट के मतलब को एक्सप्लेन करता है। परफॉर्मर तो परफॉर्म करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, वो तो कोई काम करेगा, लेकिन कौन सा काम करेगा ये कौन बताता है आपको, ये प्रेडिकेट बताता है। तो इस सेंटेंस में इज गोइंग टू बाजार, नाउ सब्जेक्ट इज गोइंग टू बाजार, यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट इज ईटिंग द मील। अब सब्जेक्ट कोई ना कोई काम कर रहा है, क्या करता है यहाँ पे, ये इज ईटिंग, खुराक खाना खा रहा है। असलम इज गोइंग मीन जा रहा है, कहाँ पे, बाजार जा रहा है, यहाँ पे ईटिंग मील खुराक खा रहा है। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट के मीनिंग को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए सेंटेंस यूज होता है उसको हम कहते हैं क्या, प्रेडिकेट। ठीक है, is going to bazaar, is eating the meal, these are predicate in the above sentences। अब लेसन नंबर 3 पे चलते हैं, कलर चेंज हो गया स्लाइड्स का। लेसन नंबर 3 में हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। हमारे पास 6 टाइप्स हैं। वन इज डिक्लेरेटिव, देन इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। अगर इसको याद करने के लिए आप कर ले, आप इनके फर्स्ट वर्ड्स याद रख ले, DII। ठीक है, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एंड देन EO, डीनियो। ठीक है, डीनियो, इट्स these are the first words which you take from the sentence, और इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, शॉर्ट वर्ड बना सकते हैं, कीवर्ड टाइप। नंबर फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेशन मीन्स कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई बात करना, नॉर्मल डिक्लेयर करना। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस, दीज आर द सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस which gives statements about something। For example, I am walking on the road। ठीक है, सिंपल मैंने बात कही कि मैं रोड पे वॉक करता हूँ या कर रहा हूँ। He is studying a book, वो किताब पढ़ रहा है। We are playing cricket, etc., etc. We are going to bazaar, we have won the match। So all these are the sentences in which you are just informing somebody about doing some work, about doing something। So such type of sentences in which you just refer to someone and just tell him about something you're doing, so these type of sentences will be called as declarative or assertive sentences। इसमें ना कोई सख्त अल्फाज है, ना नेगेटिव अल्फाज है, ना सवालिया है, तो जस्ट एक स्टेटमेंट है, इसलिए इसको कहते हैं डिक्लेरेटिव। नेक्स्ट इज imperative sentence। Imperative sentences are those which show some type of command, order or request in the sentence। So such type of sentences will be called as imperative। For example, shut the door। अब आप हुक्म दे रहे हैं किसी को कि shut the door, दरवाजा बंद कर दो। Cross the road, stay quiet। ठीक है, so all these are having shut the door is showing that you are going to order someone। Cross the road, again you are going to order someone to cross the road। Stay quiet, you are again going to give order to someone or command that stay quiet, खामोश रहो।
Again, you're going in this sentence, you're going to request someone, please give me a pen. तो यहाँ पे request शामिल है. This sentence is basically with a request. And all the above sentences, they are having certain command or order. इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें आप किसी को कुछ कहते हैं, कमांड या ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंसेस. अगला है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले को कहते हैं. सेंटेंसेस showing a question always end with a sign of interrogation or question mark. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, where are you going? Where are you going? ये हमेशा शुरू होते हैं कहां से? सवाल करने से. Where, how, who, why, ठीक है, is, are, all of them, these will be called as interrogative sentences. In such type of sentences will always be followed by a sign of interrogation or question mark. ठीक है, इसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा. ठीक होगा. फॉर एग्जाम्पल, यहां पे अगर मैं आपको क्लियर कर लूं, these type of sentences will always start with where, why, who, how, when, is, are, do, did, has, have, had, etc. etc. ये सारे sentences हमारे पास क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव. Where are you going? Why you are standing? Who is your father? How is your health? When you will go to school? Is he your brother? Are you afraid of me? Do this thing. ठीक है. अब यहां पे दो तरह के do it. अब do it is not an interrogative sentence, ये just statement है, और जिसमें हम ऑर्डर देते हैं तो वो imperative sentence में चला जाएगा. जो सेंटेंस do, did इनसे शुरू होता है और इसमें आप कोई चीज पूछते हैं उसको हम कहते हैं interrogative. These are basically the examples कि इस सेंटेंस को हमेशा जो हम शुरू करते हैं तो सवाल से शुरू करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव का नाम से पता चलता है कि इसमें आप किसी चीज से मना करते हैं. So these are the negative form of the sentences in which not is used to make the sentence negative. ठीक है. For example, I am not going to bazaar. Ali is not studying a book. अब यहाँ पे इन दोनों sentences में क्या यूज हो गया? Not. इस तरह के sentences को हम कहते हैं negative sentences. फिर अगली बारी है exclamatory sentences. These are the sentences which are showing feelings, emotions of an individual by using interjection. For example, joy, sorrow, and happiness. These are shown by such type of sentences. अब कैसे शो करते हैं? इस तरह के sentences हमेशा interjection को यूज करके, sign of exclamation को यूज होगा. इस तरह से sign of exclamation में आप क्या करते हैं? मूड को शो करते हैं. You show the happiness of someone, you show the sadness of someone, you show the extreme happiness or joy of someone. For example, use of hurrah, alas, ouch, oh my god. इस तरह की चीजें हम इन sentences में यूज करते हैं. For example, hurrah, I got first position in the class 9th. अब यहाँ पे आप अपने खुशी का इजहार करते हुए कहते हैं हुर्रा, मैंने क्लास 9th में फर्स्ट पोजीशन हासिल की. अब एक्सट्रीम जॉय आप शो करते हैं. alas, we lost the match. हम मैच हार गए. अब यहाँ पे क्या है? दुख का इजहार किया जा रहा है. इस तरह से सेंटेंसेस जिसमें आप दुख, खुशी या जॉय इनका इजहार कर लें तो इनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ठीक हो गया. अब अगला है हमारे पास आखिरी ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस व्हिच आर शोइंग ए विश और प्रेयर्स फॉर समवन. फुल ऑफ प्रेयर्स. ठीक है. सो इसमें आपने दुआ की है तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट इज आई विश you should succeed in the exam. ठीक.
आई विश यू शुड सक्सीड इन द एग्जाम। अगेन देयर इज ए विश, आपकी क्या है, ख्वाहिश आपने जाहिर की, और ख्वाहिश कौन सी, नेक तमन्नाएं। इसी के साथ नेक तमन्नाएं और दुआओं का इजहार करना क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। विश यू ए सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, ठीक है। अगेन यू आर गोइंग टू प्रे समवन, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, अगेन दुआ है इसके अंदर। इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर विश शामिल है, आपका इजहारी तमन्ना, इजहारी मोहब्बत और इजहारी खुशी। और इन दो सेंटेंसेस, जो फर्स्ट वन है और जो फोर्थ वन है, इन दो के अंदर ये एक तरह की दुआ आप करते हैं, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मे अल्लाह ब्लेस यू। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। मैं रिपीट करता हूं, हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। नंबर वन इज declarative sentence or assertive sentences, imperative sentences, interrogative sentences, negative sentences, exclamatory sentences and optative sentences। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 3 लेसन डिस्क्राइब कर दिए। इसमें हमने लेसन नंबर 1 में लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में, अगले में हमने फ्रेज और सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस किया, और लेसन नंबर 3 में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये जितना भी लेक्चर है ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, और उसको इस ग्रामर वाले पोर्शन को हम आगे लेके जाएंगे और लेसन नंबर 4 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।